जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हमारा साइंस का क्लास है। और आपने जैसा कि देखा, पिछले सेशन में हमने अपने साइंस में तत्वों के बारे में पढ़ा। हमने तत्वों के वर्गीकरण देखा कि धातु, अधातु, धातु, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट कर कर हमने समझा, उनकी विशेषताएँ क्या क्या हैं उनके बारे में समझा। और आपने जब देखा था तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था दोस्त कि शुद्ध को ध्यान में रखते हुए रासायनिक संगठन के आधार पर, मतलब शुद्धतम रूप को ध्यान में रखते हुए रासायनिक संगठन के आधार पर हमने दो वर्गों में बांटा था। एक तत्व जो आपने कल हमने आपको यानी पिछले सेशन में हमने आपको पढ़ा दिया है, और इस सेशन में आज हम दूसरा पॉइंट जो है यानी यौगिक, उसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्त, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं 9th क्लास साइंस, जिसमें आप एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों मतलब दोनों बोर्डों को ध्यान में केंद्र में रखते हुए आपको ये नॉलेज दे रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आइए, स्वागत है आपका। एक बार फिर से चलते हैं अपने देखिए दोस्त, आप देखेंगे तो आपको आपकी किताब में 2.5.2 में आपको एक यौगिक मिलेगा। जैसा कि आपने तत्व कल पहला पार्ट में तत्व देखा था, तत्व के बारे में समझा था, कितने प्रकार के होते हैं उनके वर्गीकरण को देखा था हमने। उसी प्रकार आप जब किसी भी तत्व यानी किसी भी पदार्थ को आप उसके शुद्धतम और उसके रासायनिक संगठन के आधार पर बांट रहे थे, तो उसमें तत्व और यौगिक दो चीज़ें आई थी, और आप अभी यौगिक देखने वाले हैं। आइए समझिएगा तो क्या है, कहता है। देखिए क्या कह रहा है दोस्त कि एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं। मतलब समझिएगा दोस्त, इसमें जो आपने पढ़ा अभी पीछे, जो तत्व आपने देखा, जो धातु होते हैं, उपधातु होते हैं और अधातु होते हैं, जो वो तत्व होते हैं दोस्त, वो तत्व एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक नियत अनुपात में मिले होते हैं। मतलब नियत अनुपात का मतलब समझिएगा दोस्त, मतलब ये है कि एक पदार्थ, मतलब एक तत्व ये समझिए और ये दूसरा। अब ये तत्व या तत्व अतत्व मतलब अलग हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, जैसे धातु, अधातु ये हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल तत्व का सिर्फ बात कर रहे हैं, जिसमें आप 3 धातु, अधातु और उपधातु पढ़े हुए हैं। ये एक तत्व है और ये एक तत्व है। इसको अगर आप इसी तरह मिलाएंगे तो इससे एक नया पदार्थ नहीं अब बनेगा। परंतु यौगिक क्या है? यौगिक है कि जब आप एक तत्व दूसरे तत्व को एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं, एक नियत अनुपात में मिलाते हैं, तब जाकर यौगिक का निर्माण होता है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसी तरह मिला देने से जल नहीं बनेगा, उनको एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक नियत अनुपात में मिलाया जाता है, तब जाकर वो जल का निर्माण करते हैं, यानी एक अलग गुणधर्म वाले, एक अलग ही पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब कि यौगिक क्या है, आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यौगिक क्या है? यौगिक वो है दोस्त जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक फिक्स प्रोपोर्शन में या एक नियत अनुपात में मिलाया जाता है और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उससे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यौगिक कहते हैं। और ये सब जो भी क्रियाएं होंगी दोस्त, ये रासायनिक तौर पर, यानी कि इनकी एक अभिक्रियाएं होंगी, जो आप इसके बारे में अभिक्रियाएं कुछ देखेंगे अपने अगले चैप्टर में। चलिए दोस्त, चलते हैं। अभी आपने ये समझा कि यौगिक क्या है, आइए देखते समझेगा दोस्त। क्या है? हमारा एक पॉइंट है, उसमें क्रियाकलाप करना है। क्या है? कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तब हम क्या पाते हैं, समझिएगा। कहना क्या चाह रहा है दोस्त? कहना यह चाह रहा है कि बात आपका सही है। चलिए सर, हम आपका बात मान लिए कि हम दो या दो से अधिक तत्व को मिला रहे हैं एक नियत अनुपात में, तब जाकर यौगिक बन रहा है। लेकिन जब हम नियत अनुपात में नहीं मिलाते हैं, दो कंडीशन बनते हैं। आपने मिश्रण के बारे में भी हमने आपको वकील पढ़ाया, वहां पर भी हमने क्या बताया था आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो वो मिश्रण तैयार होता है। क्या होता है दोस्त? मिश्रण। अब यहां पर अंतर करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्त कि यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। यौगिक और मिश्रण दोनों में आप पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कर रहे हैं? आपस में मिला रहे हैं। लेकिन यौगिक में एक कंडीशन आ जाता है कि एक नियत अनुपात में। किसमें? एक नियत अनुपात में। आइए इस मिश्रण और यौगिक को
हम अपने कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्त, समझा रहे हैं, उसके अनुसार समझेंगे कि किस प्रकार मिश्रण और यौगिक एक दूसरे से पृथक हैं। आइए समझेंगे दोस्त। आपके किताब में दोस्त क्रियाकलाप है जिसमें आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले कहता है, क्या कहता है दोस्त, बोलता है कि लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर, यानी लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को सबसे पहले क्या कर रहा है, मिला रहा है आपस में। मतलब समझिए कि ये लोहे का चूर्ण है और ये आपका सल्फर पाउडर आपस में सिर्फ मिला रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मिला रहा है। ये आपका पहले बर्तन में। अब दूसरे बर्तन में क्या कर रहा है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को तो मिला रहा है, लेकिन उस दूसरे बर्तन में जो लोहे का चूर्ण और पाउडर है दो सल्फर का, उसको क्या कर रहा है, उसको गर्म कर रहा है। काफ़ी हद तक उसको टेम्परेचर दे रहा है। इस हद तक टेम्परेचर दे रहा है कि वो एक लावे में तब्दील यानी मेल्ट हो जा रहे हैं। समझिएगा, आपको जो सल्फर है और लोहे का चूर्ण है जो एक प्लेट में दोस्त एक बर्तन में रखा हुआ है, उसको गर्म कर रहा है और इस प्रकार गर्म कर रहा है कि वो पिघल जा रहे हैं। आप समझिएगा, दोनों जब पिघल जाएंगे दोस्त तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब आपके पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन में सिंपल आपने क्या किया, लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर सिर्फ मिलाया है, और दूसरे बर्तन में आपने क्या है, लोहे के चूर्ण और सल्फर को मिलाने के पश्चात उसको एक टेम्परेचर पर ले जाकर गर्म किए हैं जो मेल्ट हो चुका है। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा दोस्त, उनके अंदर रासायनिक संगठन अपने मिलेंगे। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बात की बातें हैं, उसी चीज को हम यहाँ पर जांचने के लिए क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, एक सिंपल मिला दिया और दूसरे को क्या किया, एक गर्म कर दिया और मेल्ट हो गए। अब आइए चलते हैं। अब समझिएगा दोस्त, जो सिंपल आप मिलाए हैं दोस्त, जो आपने सिंपल सिर्फ एक बर्तन में, पहले वाले बर्तन में जो सिंपल मिलाया था, उसमें आपने क्या किया है, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया है। क्या किया है, जब दो बर्तन आपके पास जो मौजूद थे, जो सिर्फ सिंपल लोहे का चूर्ण और सल्फर का पाउडर मिलाए थे, तो उसमें आपने क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड उसके साथ मिलाया। जब आपने उसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया दोस्त, तो आपको अंततः हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखा, मतलब निकला। इस हाइड्रोजन गैस का पहचान क्या है दोस्त, पहचान ये है कि ये एक तो दिखेगा नहीं, रंगहीन है, गंधहीन है, ना आपको सुंघाई देगा, सुंघाई भी नहीं देगा, इसके अंदर कोई रंग भी नहीं है कि आप देख सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलता है सर, चलिए हमने मिला दिया लोहे के चूर्ण में सल्फर पाउडर जो सिर्फ मिश्रण किया हुआ था, कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दिए, सल्फाइड मिलाने के बाद हाइड्रोजन गैस निकला, बात सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना रंगहीन है, ना गंधहीन है, ना वो हमको दिखाई देगा किसी रंग के रूप में, नहीं हम उसको स्मेल कर सकते हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा। तो दोस्त ये गैस जो होती है ना, ये विस्फोट टाइप की करती है, छोटे छोटे विस्फोट टाइप की करती है। ये उससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये ज्वलनशील गैस है। कैसी है गैस, ज्वलनशील गैस है। तो ये न रंगहीन है, ये गंधहीन है, रंगहीन है, लेकिन इसको पता करने के लिए यह एक ज्वलनशील गैस है दोस्त। जब इसे सलाई इसके पास लाएंगे, जलाएंगे, मतलब अगर आपको ये क्रिया हुआ और गैस निकल रहा है, अंततः कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, जब उसके पास सलाई लेकर जाएंगे, यानी कि कोई माचिस लेकर जाएंगे, तो ये जलने लगेगी और पॉपअप साउंड के रूप में ये आपको मिलेगा। रंगहीन है, दिखाई नहीं देगा, गंधहीन है, सुंघाई नहीं देगा, परंतु जब आप इसके नज़दीक फायर लेकर जाएंगे तो ये जलने लगेगा और पॉपअप साउंड टाइप का निकलने लगेगा। तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, जिस बर्तन में लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर सिर्फ मिलाकर रखा गया था और उसमें जब हम कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं तो हमको H2 गैस निकला। क्या निकला दोस्त, H2 गैस निकला। ये आपका पहला बर्तन के साथ क्रिया हुआ। अब आइए उस बर्तन में देखिए दोस्त, जो लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को आपने गर्म कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्त, गर्म कर दिया था और मेल्ट हो चुके थे, तो उसमें आपने HCl मिलाया। क्या मिलाया दोस्त, HCl मिलाया। जब आपने HCl मिलाया तो उससे निकला H2S यानी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। कौन सा गैस दोस्त, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। जिस प्रकार यह ज्वलनशील गैस है और पता चल जाता है कि यह हाइड्रोजन है, उसी प्रकार H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ये जो गैस है दोस्त, ये सड़े हुए अंडे का महक देता है। कैसा, सड़े हुए अंडे के रूप में यह महक देता है। तो जब आप यह क्रिया करेंगे और इसमें HCl मिलाएंगे और जब ये गैस निकलेगा, प्राप्त होगा दोस्त, तो सड़े हुए अंडे के रूप में महकेगा। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, H2S गैस है।
समझिएगा दोस्त, हम ये दो क्रियाकलाप या फिर आपकी किताब में दो क्रियाकलाप दिया, वो क्यों किया, क्यों उसको दिखाया, हमने आपको ये क्यों दिखाया, हमने आपको इसलिए दिखाया दोस्त कि मिश्रण और कंपाउंड में अंतर कैसे है। समझिएगा, यह एक मिश्रण है, यह क्या है, लोहे और सल्फर को सिर्फ मिश्रण किया गया है, तब जाकर H2 गैस निकला है। और यहाँ पर इसको बखूबी अच्छे तरीके से मेल्ट किया गया है। मेल्ट करने के पश्चात क्या होता है दोस्त कि जब मेल्ट किया गया है तो जो लोहे और पाउडर की जो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, इसमें लोहे और सल्फर की अलग अलग प्रॉपर्टी रहेंगी उस मिश्रण में, परंतु जब आप ये दूसरे बर्तन में लोहे और सल्फर को गर्म कर दिए तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी आपस में मिल गई है और एक नया प्रॉपर्टी शो कर रही है, एक नया ही प्रॉपर्टी शो कर रही है। और जब ये मेल्ट होकर तैयार हो जाएंगे दोस्त, तो इसको कहीं से भी आप जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये लोहे और सल्फर को मेल्ट कर दिए हैं और इस प्रकार है, तो यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं या यहाँ से कहीं से भी इस पदार्थ का एक टुकड़ा उठाएंगे दोस्त, तो हर जगह अगर मान लीजिए कि इस पूरे जगह में मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 100 आपका आयरन है और 100 सल्फर है, यानी 1:1 में है। कितने? 1:1 में है। तो समझिएगा दोस्त, अगर आप यहाँ से सल्फर उठाइएगा या फिर यहाँ से उठाइएगा या बीच में से उठाइएगा, कहीं से भी उठाइए, हर जगह हर टुकड़े में दोस्त सल्फर और आयरन 1:1 में ही रहेंगे। हमने समझाने के लिए बोला है दोस्त, 1:1 हमने समझाने के लिए सिर्फ बोला है। मतलब कि कंपाउंड का यही प्रॉपर्टी होता है दोस्त कि आप कहीं से भी उठाएं उस मैटर में से, तो आपको वो जो भी 2 होंगे 3 होंगे, जितने भी उसमें तत्व मौजूद होंगे, जो उनके अलग ही एक प्रकार के गुणधर्म होंगे, वो हर जगह आपको इतने ही रेशियो में मिलेंगे। ये हो गया दोस्त, आप इससे समझें कि हाँ यह एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोहे और सल्फर अलग अलग हैं, मिश्रण है, मिलाया गया है, लेकिन घुले नहीं है। इनके प्रॉपर्टी जो लोहे की प्रॉपर्टी है, जो सल्फर की प्रॉपर्टी है, वही है, परंतु यहाँ पर लोहे और सल्फर की प्रॉपर्टी मिक्स हो चुकी है, एक नया गुणधर्म का पदार्थ तैयार हो चुका है। इस वजह से हमने HCl डाला तो H2S गैस निकला, और इसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो ये H2 गैस निकला। आशा करता हूँ दोस्त आप समझे होंगे, थोड़ा सा बहुत समझे होंगे। अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए चलते हैं। समझिएगा, हमने 2 पदार्थों को मिलाया, बताया क्या क्या प्राप्त हुआ, आप समझ गए। आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेगा दोस्त, समझिएगा। जो अभी मानते हैं आपको 10%, 15% समझ में आया, यहाँ पर आपको पूरा 80-90% पूरा हो जाएगा। समझिएगा क्या कह रहा है। ये हम आपको चार्ट लाए हैं दोस्त, इसमें क्या है, टेबल है, इसमें मिश्रण और यौगिक, जो मिश्रण और यौगिक हैं उनके बीच में अंतर बताया गया। आइए समझते हैं, समझिएगा दोस्त। मिश्रण के बारे में पहले पॉइंट देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। समझिएगा दोस्त क्या कह रहा है कि तत्व या यौगिक, इसने तत्व का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, और या फिर यौगिक अब मिला रहे हैं तो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मतलब दोस्त कि आप मिश्रण जब कभी भी, वैसे मिश्रण को उससे कहते हैं जब आप 2 पदार्थ मिला रहे हैं आपस में, या कोई यौगिक मिला रहे हैं। यौगिक का मतलब जैसे नमक हो गया, नमक क्या है, एक यौगिक है। समझिएगा बात को, एकदम आसानी पूर्वक समझिएगा, ध्यान समझिएगा दोस्त। इसने 2 चीज़ों का बात किया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम क्या हो गया, तत्व एक हो गया। आयरन क्या हो गया, एक तत्व हो गया। यौगिक क्या हो गया, यौगिक में NaCl हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। H2O हो जाएगा, यानी जल आपका हो जाएगा। ये यौगिक है, यानी कि ये दोनों के बारे में कमेंट कर रहा है। क्या कह रहा है कि अगर आप तत्व मिलाएं या यौगिक जब मिला रहे हैं, तो इनसे मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा मिश्रण में, परंतु वहीं पर जब आप यौगिक में देखिएगा तो तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब कि दोस्त आप कोई भी तत्व ले रहे हैं और उन दोनों तत्वों को आपस में मिला रहे हैं, तो उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार H2 हाइड्रोजन और O2 को आपस में मिलाने पर, एक फिक्स नियत अनुपात में मिलाने पर H2O तैयार होता है। यानी कि H2O जो होगा, यानी जो जल होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। आई होप पहला पॉइंट आप समझे होंगे दोस्त। आइए सेकंड पॉइंट समझिए क्या कह रहा है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मतलब कि आप 5 लीटर जल मिलाइए या 4 लीटर जल मिलाइए, उससे हमको क्या मतलब है।
मिश्रण है। अब नमक मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं दोस्त, आप 1 लीटर मिलाइए, 2 लीटर मिलाइए, संगठन उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे तो नया पदार्थ बनेगा ही नहीं, तो उससे कोई हमको मतलब है नहीं। लेकिन 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 यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मतलब समझिएगा दोस्त, यानी कि जो अब आप यौगिक बनाएंगे, जब कभी भी आप यौगिक बनाएंगे दोस्त, तो H2O जब आपको बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स अनुपात यानी फिक्स प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, कितने रेशियो में लेना पड़ेगा, हम ये सब आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि जब आप यौगिक को निर्माण कर रहे हैं दोस्त, तो एक फिक्स अनुपात में लेना पड़ेगा, एक नियत अनुपात में लेना पड़ेगा, तब जाकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने के पश्चात जल बनेगा। अगर कोई ज़्यादा बेसी कम है तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मतलब समझिएगा, ये हमारा मिश्रण था, लोहे और सल्फर को हमने आपस में सिर्फ क्या किया था, मिक्स किया था। ये हमारा क्या है, मिश्रण है। मतलब एक बार फिर से देखिएगा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी कि अगर आप यह मिश्रण तैयार किए हैं तो लोहे का इसमें गुणधर्म दिखाएगा, सल्फर का गुणधर्म दिखाएगा। लेकिन जब यौगिक का बात होगा दोस्त, तो जब यौगिक का बात होगा तो यही जब आपने इसको गर्म कर दिया, तो जो आप यौगिक वो बनेंगे, जो यहाँ पर बनेगा पदार्थ नया वाला, उसमें वो जो कण होंगे वो सिर्फ लोहे या फिर सिर्फ सल्फर का गुणधर्म शो नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट यौगिक में देखिए, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होंगे। यानी कि दोस्त समझिएगा एक बार, अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, जब इनको एक फिक्स अनुपात में मिलाएंगे और यौगिक बनकर जल तैयार होगा, तो जो जल की प्रॉपर्टी है दोस्त वो अलग है। समझिएगा कैसे। अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। कैसा होता है दोस्त, ज्वलनशील होता है। यानी कि हाइड्रोजन के पास फायर ले जाएंगे, माचिस ले जाएंगे तो वो जल जाएगा। लेकिन आपका जो जल है दोस्त, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक जल का निर्माण किया है, तो क्या आप बताइए उसमें अभी भी हाइड्रोजन उस अवस्था में मौजूद है जिस अवस्था में पहले था? नहीं। अगर उस अवस्था में मौजूद होता दोस्त, जल में हाइड्रोजन जैसे पहले अवस्था में है, तो जल के करीब भी ले जाने पर माचिस, जल क्या हो जाता, फायर हो जाता, यानी जलने लगता। इससे हमें क्या पता चलता, इससे हमें यह पता चलता है दोस्त कि हमेशा मिश्रण के जो गुणधर्म होंगे दोस्त, जो मिलाए रहेंगे वही उनके गुणधर्म होंगे। यानी आयरन मिलाए हैं तो आयरन ही रहेगा, उसमें सल्फर मिलाए हैं तो सल्फर ही रहेगा, उसमें और कोई पदार्थ मिलाया है तो वो सिर्फ वही पदार्थ का, उस पदार्थ का गुणधर्म होगा। उनसे मिलने के पश्चात एक नए गुणधर्म का तैयार नहीं होगा। लेकिन यौगिक में वही, आप जब दो पदार्थों को, दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं एक नियत अनुपात में, तो उनके द्वारा दोस्त जो नया पदार्थ का निर्माण होता है वो बिल्कुल अपने शुरुआती वाले जो भी पदार्थ रहेंगे, तत्व रहेंगे, उनसे अलग ही एक गुणधर्म का तैयार होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझेगा दोस्त क्या कह रहा है कि घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जैसे अभी जानते हैं, हमने बहुत सारी विधियां देखा किस प्रकार हमने भौतिक तरीके से उनको क्या किया, अलग कर लिया। उसी प्रकार जब आप यौगिक में आते हैं तो इनके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया की ही पृथक कर सकती है। मतलब समझिएगा दोस्त, आप मिश्रण को दोस्त एक नॉर्मल भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं उनके घटकों को, जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे घटक देखे, पढ़े 8 कम से कम। लेकिन जब आप जो यौगिक का बात करेंगे दोस्त, वो उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए आपको रासायनिक प्रक्रियाएं करना होगा, रासायनिक विघटन का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर वैदिक रासायनिक यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपने अगले पिछले सेशन में पढ़ा था दोस्त कि किस प्रकार हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो किस प्रकार उस जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विघटित होते हैं। यह क्या था, वैदिक रासायनिक प्रक्रिया था। क्या था दोस्त, वैदिक रासायनिक प्रक्रिया था। इस वजह से वहां पर जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विघटन हो रहा था, तो इस वजह से उसको हम रासायनिक प्रक्रिया बताए थे। क्या बताए थे, रासायनिक परिवर्तन बोले थे। आई थिंक ये आप चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। एक बार फिर से आप इन्हें रिवाइंड कर समझ लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, आपके स्लाइड में दिख रहा होगा एक टेबल के रूप में जो भी चीज़ें अभी तक ले आपने पढ़ा, उन सभी चीज़ों को एक जगह है। आइए एक बार सिर्फ रिवीजन करते हैं, समझते हैं। पदार्थ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था आप समझते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी कोई नियत संगठन नहीं है। मिश्रण में जाहिर सी बात है दोस्त, कोई नियत संगठन तो रहेगा ही नहीं रहेगा। शुद्ध पदार्थ में हमने बांटा
हमने अभी देखा शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व के तीन भाग देखें और यौगिक को हमने अभी समझा। तत्व क्या है दोस्त? सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता, ये कल भी आपने समझा था और आज भी हमने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। क्या कि सरल पदार्थ है तत्व, क्या एक सरल पदार्थ है जिसका और कोई अलग भाग में विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, या हाइड्रोजन या पारा हो गया। यानी कि तत्व वो चीज़ें हैं, वैसा पदार्थ जो जिसका अलग एक और विभाजन नहीं हो सकता। मतलब कि कॉपर को अलग विभाजन आप करना चाहते हैं तो उससे कोई और नया तत्व नहीं प्राप्त हो सकता है, इसका कहने का मतलब यह है। यौगिक क्या है दोस्त? यौगिक वो चीज़ है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक नियत अनुपात में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो यौगिक है। क्या है दोस्त? वो यौगिक है। जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया। मीथेन में क्या होता है? CH4 होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि देखिएगा एक नियत अनुपात में, एक बार समझिएगा दोस्त, नियत अनुपात कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि CH4 जैसे आपको हो गया तो इसका 1 रेशियो लेना पड़ेगा, इसका 4 रेशियो। मतलब अगर 1 ग्राम आप कार्बन लेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, यही नियत अनुपात होता है दोस्त। इसके बारे में और भी आगे समझेंगे अच्छे से। आइए मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण जो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा ही नहीं, एक नियत संगठन में होगा ही नहीं, समान। अब इसमें आते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। समान संगठन होता है किसमें? समांगी मिश्रण में। अब जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल, ये सब चीज़ें आप उदाहरण में देख सकते हैं। उसी प्रकार असमान संगठन जिससे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, जिसमें आप बालू तथा नमक, चीनी, नमक, लकड़ी इत्यादि चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका थोड़ा ओवरव्यू हो गया एक टेबल के रूप में दोस्त। पदार्थ हमने पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस। इनको हमने दो भागों में बांटा है, एक शुद्ध रूप को ध्यान में रखते हुए और दूसरा मिश्रण को। एक शुद्ध रूप को ध्यान में रखते हुए एक मिश्रण को। ध्यान में रखिएगा दोस्त, शुद्ध रूप का बात जब कभी भी साइंस की दुनिया में होगा तो साइंटिफिक रीजन से होगा। मतलब सिंपल बात, साइंटिफिक रीजन और व्यवहारिक रीजन, दो रीजन से हमने आपको शुद्ध कोई पदार्थ है हमने कैसे है वो समझाया था। इसके लिए आप पहला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आप मिश्रण देख सकते हैं, हमने इसमें विषमांगी समांगी सब बताया। विषमांगी में आपको कोलाइड, निलंबन, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया है। तत्व अभी देखा आपने पढ़ा और यौगिक पढ़ा। आइए चलते हैं दोस्त, एक बार शॉर्ट तुरंत पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर से, आपने दो साइंस में आपका ये केमिस्ट्री 2 चैप्टर हो गया। अब जब सेशन में मिलेंगे दोस्त तो वहाँ पर हम फिजिक्स से या बायो से कोई एक वहाँ से 2 चैप्टर लगातार करेंगे, फिर उसके बाद हम बायो पर चलेंगे। इसी तरह फिजिक्स आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसके बाद पुनः केमिस्ट्री पर जो बचा रहेगा चैप्टर वो उस पर आएंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे सब चैप्टर को आपके सिलेबस को आपके एग्जाम तक समाप्त कर देंगे। चलिए आइए चलते हैं दोस्त, एक बार समझते हैं क्या क्या बोल रहा है, पॉइंट को समझेंगे, एक बार रिवीजन, एक ओवरव्यू देखेंगे दोस्त। मिश्रण में एक से अधिक तत्व होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ये आप जानते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए एक उचित विधि से शुद्ध पदार्थों में पृथक किया जा सकता है। यानी कि आप जैसे देख सकते हैं, हमने मिश्रण को किस तरह 8 विधियाँ टोटल पढ़ा, किस तरह हमने उनको पृथककरण, उनके घटकों को पृथक करने का विधि हमने देखा बहुत सारे। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण है। जाहिर से आप जानते हैं दोस्त विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में मौजूद होगा उसे हम विलेय कहेंगे। यही बात बोल रहा है दोस्त। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन यह विलयक के द्रव्यमान में विलय उपस्थिति के मतलब समझिएगा दोस्त। इसके कह रहा है कि किसी भी विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है, किसी भी विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है दोस्त। 2 कंडीशन है, एक विलयन में विलय की मात्रा देखेंगे, पहला विलयन में विलय की मात्रा देखेंगे। अब विलय की मात्रा हमेशा देखना है, चाहे वो विलयन में देखिए या फिर विलायक में देखिए। 2 कंडीशन है, यानी कि 2 कंडीशन से आप किसी भी मिश्रण का सांद्रता, किसी भी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। पहला क्या है कि आप सॉल्यूशन यानी जो विलयन है उसमें विलय की मात्रा देखेंगे। दूसरा क्या है, आप विलायक में विलय की मात्रा देखेंगे। ये 2 प्रोसेस है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, जैसा कि आप जानते हैं दोस्त। निलंबन और कोलाइड कैसे हैं? विषमांगी मिश्रण है। कैसे हैं? विषमांगी मिश्रण है। निलंबन उन्हें कहा जाता है जिनके विलायक जो कण होते हैं उन्हें आप आंखों से आसानी से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? निलंबन होते हैं। वो क्या होते हैं? निलंबन होते हैं। आगे चलते हैं 10 पॉइंट में देखिएगा, वो पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। ये आपने देखा, निलंबन कैसा एक विषमांगी मिश्रण है। समझेगा नेक्स्ट पॉइंट, क्लोराइड एक विषमांगी, क्लोराइड भी एक विषमांगी मिश्रण है। ध्यान से समझिएगा, क्लोराइड भी विषमांगी मिश्रण है। जब इन्हें देखेंगे ना तो ये आपको विलयन लगेंगे, यानी सॉल्यूशन लगेंगे। लेकिन जब इनको प्रोसेस, इनको डीप इनका प्रोसेस अध्ययन करेंगे ना तो ये एक विषमांगी होते हैं। आइए समझिए, क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण है जिनके कणों का आकार इतना छोटा होता है उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इनका
इतना बड़ा है कि प्रकाश, यानी कि इनके कण इतने बड़े हैं कि समझिएगा, इनके कण इतने बड़े हैं दोस्त कि ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। यानी कि समझिएगा, यानी कि आपको सॉल्यूशन में आपका प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा, निलंबन में दिखाई देगा, दिखाई नहीं भी देगा और दिखाई दे भी सकता है। क्यों, कब नहीं दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, ये हमने आपको बता कर रखा है, पिछले वाले लेक्चर देखिए दोस्त। और आपका कोलाइड में क्या होता है, आपका मार्ग दिखाई देता है, यानी कि उसके कण इतने छोटे होते हैं कि आप उनको आंखों से आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं, परंतु जब आप उसमें लाइट टॉर्च जलाते हैं तो उसका प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। क्यों, क्योंकि उसके कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे आप देख लेंगे उसके मार्ग क्या हैं। वही बहुत बात बोल रहा है दोस्त। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था, ये हमने आपको बताया है दोस्त कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, जो मतलब सिंपल बात, जो विलय होता है, यानी कि जो घुला रहे हैं, जैसे जल है, जल में आप नमक घुला रहे हैं तो नमक क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा। और विलायक यानी जिसमें आप घुला रहे हैं, यानी जल में घुला रहे हैं तो जल क्या हो जाएगा, जिसमें पूरी तरह आप घुला रहे हैं, वो परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, जिसमें जो विलायक है, जिसमें आप घुलाने के लिए कोई भी चीज़ डाल रहे हैं। अब जैसे चीनी और नमक, जैसे चीनी और आप जल लीजिएगा तो जो चीनी होगा उसको आप घुलाना चाहते हो तो विलय हो जाएगा, वो कम मात्रा में विलय हो जाएगा, उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। आज जब जल में आप घुलाना चाह रहे हैं, जो बड़ा है, विलायक है, तो वो परिक्षेपण माध्यम है। क्या है, माध्यम। ध्यान से इतना ध्यान में रखिएगा दोस्त कि किसी न किसी माध्यम में ही कोई चीज़ों को हम घुलाते हैं, तो माध्यम से रिलेट कर लीजिएगा परिक्षेपण माध्यम, माध्यम से रिलेट कर लीजिएगा परिक्षेपण माध्यम। आइए देखिए इसके आगे एक पॉइंट है दोस्त, शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक। आपने देखा शुद्ध पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, तत्व या यौगिक होते हैं, हो सकते हैं तत्व पदार्थ के मूल रूप होते हैं जिन्हें आप विभाजन नहीं कर सकते हैं, रासायनिक क्रिया के कोई भी क्रिया द्वारा आप उससे और अलग भाग नहीं कर सकते हैं। यौगिक वो होते हैं जो दो या से अधिक पदार्थों को एक नियत अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होता है, यानी कि आपने अभी समझा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन रहा है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से जल का गुण क्या है, डिफरेंट है, यही बात कर रहा है दोस्त। चलिए दोस्त, ये आपका पूरी तरह से सेकेंड चैप्टर अच्छे से समाप्त हो गया दोस्त। यानी कि हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपके 9th क्लास का बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी जो भी पकड़ना है पकड़ लीजिए, दो चैप्टर को हमने अच्छे से समाप्त कर दिया है। ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री थे दोस्त। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे दोस्त तो वहाँ से हम फिजिक्स या बायो कोई एक चैप्टर उठाएंगे, या फिजिक्स का या बायो का, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आशा करता हूं दोस्त कि आप अपने से घर पर करेंगे। किसी दिन शनिवार को या किसी दिन हम एक सेशन लाएंगे जहां पर आप सेकंड चैप्टर के हम सभी प्रश्न उत्तरों को सॉल्व कराएंगे, यानी वहां पर समझाने का आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम फिजिक्स के जो भी चैप्टर होगा उससे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम आपस में मिलकर देखते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। आइए चलते हैं दोस्त, स्कूल का भी टाइम हो रहा है, जाना है स्कूल। चलिए मिलते हैं दोस्त, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।